नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम शिक्षण अभिरुचि के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं। और देखिए, ऐसे ही क्वेश्चन आपके प्री बीएड व बीएसटीसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन पिछले सभी एग्जामों में पूछे गए हैं, तो आप वीडियो अंत तक देखें। एक तरह से आपके ये मॉडल पेपर है। और देखिए, हर एक क्वेश्चन को एक बार आप खुद से ट्राई करें, खुद से उसका आंसर निकालने का प्रयास करें। वीडियो रोक कर क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसका अच्छे से अच्छा आंसर दें एक शिक्षक के नज़रिए से। इससे पहले भी हमने 10 से 12 वीडियो शिक्षण अभिरुचि के देख लिए हैं। उन सभी क्वेश्चन की भी आपने अगर प्रैक्टिस नहीं की है तो वो भी आप जाकर देख सकते हैं। उन सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है और उनकी लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। और देखिए, हो सकते हैं ये क्वेश्चन आपको थोड़े से ब्लर नज़र आ रहे हो, तो आप अपने वीडियो की क्वालिटी 360 पर करके देखिए, तो ये आराम से आपको एकदम क्लियर नज़र आ जाएंगे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। एक विद्यार्थी पढ़ाई में बहुत कमज़ोर है, तो आप क्या करेंगे? एक शिक्षक के तौर पर आप क्या करेंगे? जब एक विद्यार्थी बहुत कमज़ोर है पढ़ाई में, तो उसे कक्षा से बाहर कर देंगे, उसका नाम काट देंगे, या फिर उसे ट्यूशन के लिए कहेंगे, या उससे हमेशा प्रश्न पूछेंगे और गलत उत्तर पर उसे दंड देंगे, या उसका उत्साहवर्धन करेंगे, या फिर उसे समझाएंगे। तो देखिए, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही होगा? तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा उसका उत्साहवर्धन करेंगे और उसे समझाएंगे। देखिए, हमें कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं देना है। फर्स्ट वाला नेगेटिव है, उसे कक्षा से कभी भी बाहर नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए, शिक्षक का दायित्व होता है, भले ही कोई बच्चा कमज़ोर है या फिर कोई बच्चा होशियार है, सभी को हमें साथ में लेकर चलना है। तो कमज़ोर बच्चे का भी हम उत्साहवर्धन करेंगे और उसे समझ में नहीं आ रहा है तो भी उसे बार बार समझाएंगे। तो उससे ऑप्शन अपने 4 हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक परिवर्तन लाने वाला सबसे महत्वपूर्ण एजेंट कौन हो सकता है? प्राचार्य, स्कूल संचालक, अध्यापक, विद्यार्थी। तो देखिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने? ऑप्शन 3 अध्यापक। अध्यापक एक राष्ट्र निर्माता होता है और सामाजिक परिवर्तन लाने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन होता है? ये अध्यापक ही होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल द्वारा सीखना किस प्रकार का प्रभावशाली होता है? तो देखिए, प्रैक्टिकल द्वारा सीखना बच्चे व्यस्त रहते हैं या फिर कक्षा में विघ्न रहता है, यह क्रिया द्वारा सीखने के नियम पर आधारित है, या फिर ऑप्शन 4 यह रुचिकर तरीका है। तो देखिए, क्या इसका सही आंसर हो जाएगा? देखिए, प्रैक्टिकल द्वारा सीखना यह रुचिकर तरीका तो है ही, लेकिन हमें पता है हमें ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे जो अच्छा आंसर होता है वह हमें देना होता है। तो देखिए, जब बच्चा प्रैक्टिकल के द्वारा सीखेगा तो वह क्रिया द्वारा सीखने के नियम पर आधारित होगा। कैसे होगा? तो देखिए, जब बच्चा प्रैक्टिकल करेगा, प्रैक्टिकल के द्वारा सीखेगा, तो वह करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित होगा। जब किसी काम को वह स्वयं करके सीखेगा तो उसको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर समझे तो देखिए, अगर मान लो आपको खाना बनाने नहीं आता है, तो आपकी माता खाना बनाती हैं, तो उसको देखकर आप समझ तो लेंगे कि वो खाना किस प्रकार बना रही हैं, लेकिन आप जब तक स्वयं खाना नहीं बनाएंगे तब प्रभावी ढंग से आप खाना बनाना सीख नहीं पाओगे। तो ये करके सिद्धांत पर आधारित रहता है प्रैक्टिकल करना। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी गृह कार्य नहीं करता है और रोज एक नया बहाना बनाता है, तो आप क्या करेंगे? तो देखिए, एक शिक्षक के तौर पर आप क्या करेंगे? माता पिता को सूचित करेंगे। देखिए, कुछ हद तक सही हो सकता है लेकिन कंफर्म नहीं है अभी। बच्चे को कक्षा से बाहर खड़ा कर देंगे। तो देखिए, ये तो बिल्कुल ही नेगेटिव आंसर है, इसको तो हमें कभी देना ही नहीं है नेगेटिव आंसर। सारी कक्षा के आगे दंडित करेंगे, तो देखिए, ये भी कभी नहीं करेगा एक शिक्षक। कारण का पता लगाने की कोशिश करेंगे और तब कोई कदम उठाएंगे। तो देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। कि देखिए, अगर कोई बच्चा गृह कार्य नहीं कर रहा है तो हो सकता है उसके घर पर कुछ काम रहता हो, या फिर वह कुछ मजदूरी करता हो, उसके घर परिवार की स्थिति कुछ ठीक नहीं हो, उसके माता पिता के काम में हाथ बटाता हो, कुछ और भी कारण हो सकता है। तो कारण का पता लगाने की कोशिश करेंगे और तब कोई उचित कदम उठाएंगे। तो ऑप्शन 4 इसका हो जाएगा एकदम सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक अध्यापक की सफलता निम्न कारकों में किस मुख्य कारक पर निर्भर करती है? तो देखिए, यहाँ पर प्रारंभिक अध्यापक की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? उसका व्यक्तित्व और कक्षा से जोड़ने की योग्यता, उसकी विद्वता और बौद्धिक योग्यता, या फिर उसकी अभिवृत्ति और जीवन के प्रति दृष्टिकोण, या फिर उसकी शाब्दिक और संगठनात्मक विशेषता। तो देखिए, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, किसी क्वेश्चन में हो सकता है आपको एक से अधिक ऑप्शन भी सही लग रहे हो, लेकिन क्वेश्चन को हमें ढंग से पढ़कर
उन ऑप्शन में भी सबसे जो अच्छा आंसर होता है वो हमें देना है। तो देखिए यहाँ पर प्रारंभिक अध्यापक की सफलता की बात कर रहे हैं, तो देखिए इसका सबसे अच्छा आंसर हो जाएगा उसका व्यक्तित्व और कक्षा से जोड़ने की योग्यता। क्योंकि देखिए प्रारंभिक कक्षा के विद्यार्थी हमेशा अपने शिक्षक का अनुसरण करते हैं। उनका व्यक्तित्व मतलब हर एक अध्यापक की अपनी अपनी अलग अलग विशेषता होती हैं। जैसे कोई अध्यापक छोटी छोटी बात पर ही बच्चों से गुस्सा हो जाता है, कोई अध्यापक प्यार से पेश आता है, तो जाहिर सी बात है जो गुस्सा होता है उसको ये विद्यार्थी पसंद नहीं करेंगे। तो कक्षा में जोड़ने की योग्यता मतलब उनको जोड़ कर रखता है, उनके साथ खेलता है, हंसी मजाक करता है, कहानियों के माध्यम से उनको समझाता है, तो ये जोड़ कर रखने की योग्यता हो गई। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका हो जाएगा एकदम सही आंसर। क्वेश्चन 6 है, यदि आपके किसी ऐतिहासिक भवन के विषय में पढ़ाना है, देखिए आपके नहीं यहाँ पर, यदि आपको किसी ऐतिहासिक भवन के विषय में पढ़ाना है तो कौन सा तरीका आपके विचार में सबसे उत्तम होगा। तो देखिए किसी ऐतिहासिक भवन यानी कि जैसे देखिए कोई हो गया हवा महल हो गया, विजय स्तंभ हो गया, इनके बारे में अगर आपको पढ़ाना है तो कौन सा तरीका सबसे उत्तम होगा। ऐतिहासिक भवन का मॉडल दिखाकर या फिर जबानी भवन के बारे में बताकर, यदि संभव हो तो वहां ले जाकर जहां ऐतिहासिक भवन स्थित है, या फिर ऐतिहासिक भवन का चित्र दिखाकर। तो देखिए सबसे अच्छा आंसर कौन सा हो जाएगा, तो देखिए ये हो जाएगा अपने ऑप्शन थर्ड, यदि संभव हो तो वहां ले जाकर जहां ऐतिहासिक भवन स्थित है। जैसे देखिए विजय स्तंभ के बारे में आपको पढ़ाना है तो किताबों में लिखा होता है राणा कुंभा ने इसका निर्माण कराया, 9 मंजिला इमारत है, सारंगपुर युद्ध के बाद इसका निर्माण कराया। तो देखिए किताबों में तो आपने पढ़ लिया, लेकिन जब भी संभव हो, यदि संभव हो तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में आप जब भी जाओ उस इमारत को आपको दिखाना है उन बच्चों को कि देखिए ये विजय स्तंभ है, जैसा कि हमने पढ़ा था राणा कुंभा ने इसका निर्माण कराया था, 9 मंजिला इमारत है, सारंगपुर युद्ध जब जीता था तो उस विजय की उपलक्ष्य में इसका निर्माण कराया था। तो ये अस्थायी रूप से उनको याद हो जाएगा, क्योंकि देखिए प्रत्यक्ष रूप से अगर किसी चीज को हम देखते हैं तो हमारे अस्थायी रूप से याद हो जाता है। तो अपने ऑप्शन थर्ड वाला सही हो जाएगा। लेकिन देखिए हर एक टॉपिक को इस प्रकार पढ़ा पाना संभव नहीं है, लेकिन अपने आंसर तो यही सही होगा। और देखिए हर एक टॉपिक को हम इस प्रकार पढ़ाएंगे तो 1 साल का कोर्स 20 सालों में भी पूरा नहीं हो पाएगा, हर एक जगह दिखाने ले जाएंगे तो। लेकिन अपने आंसर तो यही सही होगा, आपको यही टिक करके आना है। अगला क्वेश्चन है, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है। अधिक धन कमाना, परिस्थितियों से समायोजन करना, अच्छा समायोजन, या फिर अच्छा भाग्य या ज्यादा बेटे। तो देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने परिस्थितियों से अच्छा समायोजन, ऑप्शन सेकंड। विषम परिस्थितियों में भी अगर आदमी अच्छी मेहनत और लगन से काम करता रहता है तो वो एक दिन जरूर सफल हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक को कक्षा में प्रश्न क्यों पूछने चाहिए। ध्यान केंद्रित करने के लिए, मजा लेने के लिए, अस्पष्ट या व्यक्त करने के लिए, या फिर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को क्रियाशील बनाने के लिए। तो देखिए ध्यान केंद्रित करने के लिए ये भी सही होगा, अस्पष्ट व्यक्त करने के लिए ये भी सही होगा, मजा लेने के लिए तो बिल्कुल गलत है। और देखिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को क्रियाशील बनाने के लिए ये भी सही है। लेकिन इन सभी में भी सबसे अच्छा आंसर कौन सा है, ये ऑप्शन 4 वाला एकदम सही आंसर हो जाएगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को क्रियाशील बनाने के लिए अध्यापक को प्रश्न पूछने चाहिए, ऑप्शन 4। क्वेश्चन 9 है, अधिगम संभव है केवल कक्षा में, केवल तब जब अध्यापक का डर हो, या फिर केवल अध्यापक की उपस्थिति में, या फिर किसी भी समय कहीं पर भी। तो देखिए पहले तो आपको समझना होगा अधिगम का मतलब क्या होता है। तो देखिए सरल भाषा में आप समझ सकते हैं, अधिगम का मतलब होता है सीखना, या फिर सीखने की जो प्रक्रिया होती है उसको अधिगम बोलते हैं। तो देखिए आदमी हर एक समय हर एक परिस्थिति में कुछ न कुछ तो सीखता ही रहता है, भले आदमी बूढ़ा हो जाए तो भी उसकी सीखने की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती है। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। क्योंकि देखिए आदमी समाज से भी सीखता है, विद्यालय से भी सीखता है, खेल के मैदान से भी सीखता है। और देखिए अधिगम का ये जरूरी नहीं कि अधिगम हमेशा पॉजिटिव ही हो, अधिगम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों टाइप का होता है। क्योंकि देखिए कोई आदमी फिल्म देखकर उसके गुण, उसमें क्या क्या गुण थे, कौन कौन सी अच्छाइयाँ थी वो सीख जाता है। कोई आदमी होता है उसमें जो दोष होते हैं जैसे चोरी करना हो गया, ये भी सीख लेता है। तो देखिए अधिगम नकारात्मक भी होता है, सकारात्मक भी होता है। तो आप ध्यान रखें किसी भी समय कहीं पर भी अधिगम होता है, मतलब अधिगम एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। क्वेश्चन 10 है, किसी परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करते समय आप क्या ध्यान में रखेंगे। तो देखिए उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करते समय क्या ध्यान में रखेंगे, जो रही समझेंगे, देखिए रही नहीं है, जो सही समझेंगे उसके अनुसार अंक देंगे, या फिर प्रश्नों के विभिन्न पदों के लिए
अंक योजना बनाकर उनके अनुसार अंक देंगे, अंक देने में कड़ा रुख अपनाएंगे, या फिर सभी छात्रों को उत्तीर्ण कर देंगे। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्नों के विभिन्न पदों के लिए अंक योजना बनाकर उसके अनुसार अंक देंगे। जैसे देखिए आप मैथ्स का एग्जाम्पल देख के समझ सकते हैं, 10वीं तक आपने गणित पढ़ी है, तो गणित में किसी भी सवाल को करते हैं तो उसके हर एक स्टेप के नंबर दिए जाते हैं, चाहे आपका अंत में आंसर गलत हो और 5 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ तक आपने सही किया है और अंत में आपने आंसर गलत लिख दिया है, तो भी आपको 4 अंक तो जरूर मिलेंगे। तो देखिए प्रश्नों के विभिन्न पदों के लिए अंक योजना बनानी है आपको और उसके अनुसार ही उसको अंक देने हैं। तो ऑप्शन सेकंड अपना सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा सामाजिक कारक है जिसने भारत में परीक्षा सुधारों पर नकारात्मक प्रभाव डाला है? अप्रभावशाली विश्वविद्यालय का प्रशासन, परीक्षा की बोझिल पद्धति, अपर्याप्त कक्षा कक्ष शिक्षण, या फिर विद्यार्थियों और अध्यापकों का अनैतिक व्यवहार। तो देखिए भारत में परीक्षा सुधारों पर नकारात्मक प्रभाव सबसे ज्यादा किसने डाला है? परीक्षा की बोझिल पद्धति ने। ऑप्शन सेकंड इसका हो जाएगा सही आंसर, क्योंकि देखिए वर्तमान जो परीक्षा प्रणाली है यह रटने पर ज्यादा बल देती है, रटने पर, ना कि समझने पर। जैसे मान लीजिए किसी कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं और कोई 100 नंबर का टेस्ट होता है, किसी विद्यार्थी ने रट रट कर उस 100 नंबर के टेस्ट में 80 नंबर लिया है, और एक विद्यार्थी है जिसने सभी क्वेश्चन को समझा है, टॉपिक को पूरा अच्छे से समझा है, केवल 50 नंबर लाया है। तो इस 80 नंबर वाला जो है रट रट कर 80 नंबर लाया है, तो इसको ज़्यादा होशियार माना जाएगा, ना कि जो समझ कर 50 नंबर लाए हैं इसको। तो ये वर्तमान परीक्षा जो बोझिल पद्धति की है ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है, नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। अगला क्वेश्चन है, आप अध्यापक के पेशे को अपनाने में गर्व अनुभव करेंगे क्योंकि यह एक सबसे अच्छा पेशा है, समाज सुधारक पेशा है, साफ सुथरा पेशा है, या फिर आसान पेशा है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, यह हो जाएगा अपना समाज सुधारक पेशा है। ऑप्शन सेकंड इसका हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, समय सारणी में विषय वितरण का क्या आधार होना चाहिए? तो देखिए समय सारणी यानी कि जो कक्षा का टाइम टेबल है उसके अनुसार क्या आधार होना चाहिए? विषय की कठिनाई के आधार पर, छात्रों की रुचि के अनुसार, कोई आधार नहीं, या फिर विद्यालय की सुविधा अनुसार। तो देखिए विद्यालय की सुविधा अनुसार तो ये तो गलत हो जाएगा, कोई आधार नहीं ये भी गलत हो जाएगा, और छात्रों की रुचि या फिर विषय की कठिनाई। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, विषय की कठिनाई के आधार पर। क्योंकि देखिए जो जैसे मैथ्स हो गई, ये कठिन सब्जेक्ट है, मैथ्स हो गई, साइंस हो गई, इन सब्जेक्ट का कालांश सबसे पहले होना चाहिए। क्योंकि देखिए जैसे जैसे समय बीतता है विद्यार्थी शारीरिक और मानसिक तौर पर थक जाते हैं, तो जो कठिन सब्जेक्ट हैं वो समझ में उनको नहीं आते हैं, तो सर्वप्रथम ऐसे कठिन सब्जेक्ट को पढ़ाना चाहिए, बाद में सरल सब्जेक्ट को पढ़ाना चाहिए। तो ऑप्शन फर्स्ट अपने हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अध्यापन कार्य के विषय में आपकी क्या राय है? हिम्मत तोड़ने वाला है तो बिल्कुल गलत, बहुत रोचक, चुनौतीपूर्ण, या फिर बहुत नीरस। तो देखिए बहुत नीरस भी गलत हो जाएगा, आपको कंफ्यूजन होगा केवल बहुत रोचक और चुनौतीपूर्ण में। तो देखिए इन दोनों में सबसे अच्छा आंसर कौन सा है? ये हो जाएगा, देखिए रोचक तो है लेकिन सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है। चुनौतीपूर्ण कैसे है? जैसे कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी को भी आपको साथ में लेकर चलना है, होशियार से होशियार को भी साथ में लेकर चलना है, कमज़ोर को समझाने की आपको चुनौती है, समाज निर्माण की आपको चुनौती है, राष्ट्र निर्माण का दायित्व अध्यापक के ऊपर होता है, मतलब सारा दायित्व अध्यापक के ऊपर होता है। उन सभी चुनौतियों के ऊपर अध्यापक को काम करना है, तो चुनौतीपूर्ण इसका हो जाएगा एकदम सही आंसर, ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन है, सहायक सामग्री कौन सी है? केवल दृश्य, दृश्य श्रव्य, केवल श्रव्य, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सहायक सामग्री दृश्य भी होती हैं, श्रव्य भी होती हैं। जैसे दृश्य कौन सी हो गई? यह हो गई अपने टीवी हो गई, दृश्य श्रव्य। श्रव्य कौन सी हो गई? ये रेडियो हो गई, ये सभी दृश्य श्रव्य के अंतर्गत आती हैं। तो सहायक सामग्री दृश्य में भी आती हैं, श्रव्य में भी आती हैं। दृश्य सामग्री कौन सी है? टेलीविजन, इसको देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। श्रव्य कौन सी है? रेडियो, ये हो गई। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण में यदि कुछ अधिगम नहीं हुआ है इसका मतलब कुछ नहीं हुआ है? अवलोकन, परीक्षण, अध्ययन, या फिर अध्यापन कार्य। तो देखिए शिक्षण में अगर अधिगम यानी कि सीखना यह नहीं हुआ है इसका मतलब क्या नहीं हुआ है? इसका मतलब अध्ययन नहीं हुआ है, क्योंकि जब तक अधिगम नहीं होता है तब तक उस शिक्षण का कोई मतलब नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 17, अधिगम में विद्यार्थी की रुचि निम्न पर निर्भर करती है: आकर्षक कक्षा कक्ष, अध्यापक द्वारा प्रयोग की गई शिक्षण विधियां,
या फिर आकर्षक कक्षा कक्ष सामग्री, अध्यापक की भाषा। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सबसे अच्छा आंसर। देखिए मैं हर बार सबसे अच्छा आंसर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए अध्यापक की भाषा भी प्रभाव डालती है, आकर्षक कक्षा कक्ष ये भी प्रभाव डालता है, आकर्षक कक्षा कक्ष सामग्री भी प्रभाव डालती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रभाव रहता है बच्चों के ऊपर अध्यापक द्वारा प्रयोग की गई शिक्षण विधियों का रहता है। ये शिक्षण विधियाँ अच्छी होगी, अच्छी प्रकार से अगर विद्यार्थी को पढ़ाएगा अध्यापक तो उनका अधिगम अच्छा होगा। तो शिक्षण विधियों का सबसे अधिक प्रभाव रहता है, ऑप्शन सेकंड। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय में सहज शैक्षिक गतिविधियों के विषय में आपकी क्या राय है। तो देखिए सहज शैक्षिक गतिविधियां मतलब खेल कूद हो गई, इसके अलावा गायन हो गया या फिर कोई अन्य प्रतियोगिता हो गई, इन सभी का क्या महत्व है। आत्मविश्वास का विकास होता है, सर्वांगीण विकास होता है, खाली समय का सदुपयोग होता है या फिर समय का दुरुपयोग होता है। तो देखिए सबसे खराब आंसर तो हो जाएगा अपने समय का दुरुपयोग, क्योंकि देखिए सहज शैक्षिक गतिविधियों से बालक का सर्वांगीण विकास होता है, ना कि समय का दुरुपयोग। तो ऑप्शन सेकंड अपना एकदम सही आंसर है। सर्वांगीण विकास यानी कि उसकी मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास भी होता है, नैतिक विकास भी होता है, सामाजिक विकास भी होता है, ऑप्शन सेकंड। अगला क्वेश्चन है, विद्यालयों में यौन शिक्षा के बारे में आपकी क्या राय है। तो देखिए विद्यालयों में यौन शिक्षा यह अध्यापक का कर्तव्य है, समय की बर्बादी है, यह एक अच्छा प्रयास है या फिर विद्यार्थियों पर अतिरिक्त बोझ है। तो देखिए यौन शिक्षा ये हमेशा एक अध्यापक का कर्तव्य है, विद्यालय में यौन शिक्षा का ज्ञान देना चाहिए, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन 20 है, इनमें से विद्यार्थियों के कक्षा अधिगम का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। तो देखिए कक्षा अधिगम का सबसे महत्वपूर्ण कारक अध्यापक का ऐसा व्यवहार जिसमें क्योंकि के बारे में जानकारी हो, अध्यापक का अपना व्यक्तित्व, अध्यापक द्वारा उत्तम शिक्षण विधियों का प्रयोग या फिर अध्यापक द्वारा अच्छी सहायक सामग्री जैसे दृश्य श्रव्य हो गई इनका प्रयोग। तो देखिए हमने भी बात की है सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ता है, उसकी शिक्षण विधियों का प्रभाव पड़ता है, जैसे आगमन निगमन विधि, जैसे आप आगे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, जैसे रेट वगैरह की तैयारी करोगे आगमन निगमन, संश्लेषण विश्लेषण आदि बहुत विधियाँ हैं शिक्षण विधियाँ। तो ऑप्शन थर्ड इसका हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक के समायोजन का प्रमुख उत्तरदायित्व निम्न में से निहित है। तो अध्यापक के समायोजन का प्रमुख उत्तरदायित्व किस पर है, दोस्त, अध्यापक के माता पिता, प्राचार्य या फिर स्वयं अध्यापक। तो देखिए ये स्वयं अध्यापक पर ही निहित है, क्योंकि देखिए मान लीजिए किसी अध्यापक की अगर हस्तांतरण होता है कहीं दूसरी जगह तो अलग माहौल है, वहाँ का अलग वातावरण है, तो उसमें समायोजन करना उसी अध्यापक पर निर्भर करता है, ना कि प्राचार्य, माता पिता, दोस्त पर। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थी आपकी कक्षा में नहीं आते हैं तो आप क्या करेंगे। इसकी सूचना माता पिता को देंगे, इसकी सूचना जिला शिक्षा अधिकारी को देंगे, इसकी सूचना मुख्य अध्यापक को देंगे यानी कि प्रधानाध्यापक को देंगे, या फिर कक्षा में अनुपस्थित होने का कारण पता लगाएंगे और छात्रों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करेंगे। तो देखिए जब भी ऐसा ऑप्शन आ जाए कारण पता लगाने का और उसका उचित उपाय करने का, तो हमेशा यही आपको टिक करना है और क्वेश्चन की प्रकृति के अनुसार आपको आंसर देना है। हमेशा नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन अधिकतर आंसर यही सही होता है। तो ऑप्शन 4 इसका हो जाएगा, कारण पता लगाकर सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करेंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 23 है, निम्न में से अध्यापक का मानसिक स्वास्थ्य का सकारात्मक कारक कौन सा नहीं है। नित्य कर्म के अनुसार कार्य करना या फिर बच्चों को प्यार करना और उनसे प्यार पाने की तीव्र लालसा या फिर व्यक्तिगत और व्यावसायिक योग्यता और रुचियों से संबंधित तालिका। तो देखिए नित्य कर्म के अनुसार कार्य करना ये भी है, व्यक्तिगत और व्यावसायिक योग्यता ये भी है, रुचियों से संबंधित तालिका बनाना ये भी है, लेकिन देखिए बच्चों से प्यार करना ये तो सही हो जाएगा, लेकिन उनसे प्यार पाने की वापस तीव्र लालसा, जैसे किसी बच्चे को आपने बुलाया, उससे अच्छी बात की, तो हो सकता है उस बच्चे को आपसे घुलने मिलने में समय लगे, तीव्र लालसा वापस वही ऐसा रिएक्शन करे, वो ज़रूरी नहीं है। तो ये अपने हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन सेकंड। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक के व्यवहार में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। दया, सहानुभूति, धैर्य, अनुशासन या प्रभाव जमाना। तो देखिए दया, सहानुभूति भी होनी चाहिए, धैर्य भी होना चाहिए, अनुशासन भी होना चाहिए और प्रभाव जमाना, ये सभी अध्यापक के गुण तो है, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है। तो देखिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो हो जाएगा अनुशासन हो जाएगा, क्योंकि देखिए विद्यार्थियों के ऊपर प्रभाव कब जमेगा, अध्यापक का प्रभाव तभी जमेगा जब स्वयं अध्यापक अनुशासित होकर उसके अनुरूप काम करेगा। क्योंकि देखिए
अध्यापक स्वयं लेट आता है, अगर धूम्रपान करता है, वो तंबाकू खाता है और विद्यार्थियों को लेक्चर देता है कि तुम्हें समय पर आना चाहिए, धूम्रपान नहीं करना चाहिए, तो विद्यार्थियों के ऊपर वो प्रभाव बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले अनुशासन में खुद अध्यापक को रहना पड़ेगा। दया सहानुभूति देरी भी जरूरी है, लेकिन अनुशासन सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 25 है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न के क्या गुण है? अंक प्राप्त करना आसान है, विद्यार्थी इस प्रकार के प्रश्नों को पसंद करते हैं, उनको बनाना सरल है, या फिर विश्वसनीय, मान्य और विस्तृत है। तो देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इनके क्या गुण हो जाएंगे अपने? ये हो जाएंगे अपने विश्वसनीय, मान्य और विस्तृत है। क्योंकि देखिए हम जो भी ये क्वेश्चन देख रहे हैं ये वस्तुनिष्ठ प्रकार के क्वेश्चन है। और देखिए जब भी कोई निबंधात्मक प्रश्न होता है, मान लीजिए 10 नंबर का निबंधात्मक प्रश्न है, तो मैंने वो कॉपी चेक की, अगर तो मेरे को ठीक ठाक जो क्वेश्चन का आंसर लगा, तो मान लीजिए मैंने 8 नंबर दे दिए। किसी दूसरे अध्यापक ने चेक की कॉपी, उसको बहुत अच्छा लगा वो आंसर, उसने 9 नंबर दे दिए, किसने 7 नंबर दे दिए। तो देखिए हर एक का आंसर, अंक देने का नजरिया अलग अलग है, लेकिन वस्तुनिष्ठ प्रश्न में जो आंसर सही होगा वही सही होगा। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें 1 नंबर ही मिलेगा, अध्यापक चाहकर भी उसमें 2 या 2.5 नंबर नहीं दे सकता। तो देखिए इसमें विश्वसनीयता है, मान्य है और विस्तृत भी है। ऑप्शन 4 इसका हो जाएगा सही आंसर। और देखिए आजकल की जो प्रतियोगी परीक्षा है उनमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के ही प्रश्न आते हैं, इसमें अध्यापक की रुचि का प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि किसी को कम या किसी को ज़्यादा नंबर नहीं दे सकता है, जो नंबर आ रहे हैं वो ही देने पड़ेंगे। और ये पूरे सिलेबस को कवर करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न। अगला क्वेश्चन है, आदतवश एक अध्यापक कक्षा में देर से जाता है, तो मुख्याध्यापक यानी कि प्रधानाचार्य होने के नाते आप क्या करेंगे? तो देखिए मान लीजिए आप किसी विद्यालय के मुख्य अध्यापक हैं, यानी कि हेडमास्टर हैं, तो आप क्या करेंगे? नज़रअंदाज करेंगे? तो देखिए बिल्कुल गलत है ये। भविष्य में नियमित होने की सलाह देंगे, उसे अवकाश आवेदन देने के लिए कहेंगे, या फिर डीईओ को शिकायत करेंगे। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा अपने भविष्य में उसे नियमित होने की सलाह देंगे। ऑप्शन सेकंड। अध्यापक का प्रारंभिक कार्य क्या है? निर्धारित पाठ्यक्रम पढ़ाना, वयस्कों की मांगों और अपेक्षाओं से संबंधित आदतों की पुष्टि करना, या फिर नकल के लिए उकसाना। तो देखिए ये बिल्कुल गलत है। विद्यार्थियों के अधिगम को प्रेरित और निर्देशित करना। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? विद्यार्थियों के अधिगम को प्रेरित करना और निर्देशित करना, यह अध्यापक का प्रारंभिक यानी कि सबसे पहला काम क्या है? विद्यार्थियों को अधिगम यानी कि सीखने के लिए प्रेरित करें और उनको निर्देशित करें। ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है, पढ़ाते समय एक छात्र प्रायः पीछे बैठकर चित्र बनाता है, तो आप क्या करेंगे? तो देखिए उसके माता पिता को सूचना देंगे, प्रधानाचार्य को सूचना देंगे, उसकी कला प्रतिभा को उचित दिशा निर्देश देंगे, या फिर उसे दंड देंगे। तो देखिए कोई विद्यार्थी अगर पीछे बैठकर चित्र बनाता है प्रायः, तो हो सकता है उसमें पेंटिंग के गुण हो, मतलब हो सकता है उसमें कुछ अलग प्रतिभा हो, तो उसकी प्रतिभा को हम निखारने की कोशिश करेंगे, उसकी कला प्रतिभा को उचित दिशा निर्देश देंगे। तो ऑप्शन 3 इसका हो जाएगा एकदम सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, 5 सितंबर को अध्यापकों के लिए क्या महत्व है? तो देखिए आप सभी को पता है 5 सितंबर इस दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, शिक्षक दिवस यानी कि अध्यापक दिवस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इस दिन अध्यापक दिवस मनाया जाता है। और देखिए एक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है, मैंने आपको पहले ही करा दिया है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस तो मनाया जाता है, लेकिन किसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ऐसा कौन सा महान व्यक्तित्व है जिनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में शिक्षक दिवस मनाया जाता है? यह आपको सभी को कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 30 है, इनमें से अप्रभावशाली अध्यापक की मुख्य विशेषता कौन सी है? देखिए अप्रभावशाली अध्यापक, स्तर पर बल देना। देखिए स्तर यानी कि कोई विद्यार्थी कमजोर है, कोई होशियार है, उनके स्तर के अनुसार उनको पढ़ाना, यह तो एक प्रभावशाली अध्यापक की विशेषता है, ना कि अप्रभावशाली। और कक्षा के छात्रों से अलग अलग व्यवहार करना, अलग अलग मतलब भेदभाव पूर्ण व्यवहार करना, यह तो कभी भी प्रभावशाली अध्यापक की विशेषता हो ही नहीं सकती। तो यह अप्रभावशाली अध्यापक की विशेषता है। ऑप्शन सेकंड इसका हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। बाकी देखिए तात्कालिक परिस्थितियों के नियंत्रण पर बल देना, यह भी एक प्रभावशाली की विशेषता है, ना कि अप्रभावशाली। और जब तक बच्चा अपनी मदद स्वयं नहीं करता उसकी मदद करने से इनकार करना। देखिए इस पंक्ति का भावार्थ क्या है? किसी भी अध्यापक को किसी भी टॉपिक को पढ़ाने से पूर्व उस विद्यार्थी को मानसिक और शारीरिक तौर पर तैयार करना होता है। तो मतलब
उस बच्चे की मदद यानी कि खुद बच्चा तैयार ही नहीं है तो अध्यापक उसको क्या पढ़ाएगा। यह भी एक प्रभावशाली अध्यापक की विशेषता है, ना कि अप्रभावशाली। तो ऑप्शन अपने सेकंड ही एकदम सही होगा, ना कि ऑप्शन 4। ऑप्शन सेकंड इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये थे शिक्षण अभिरुचि के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, क्वेश्चन को करने का तरीका भी आपको समझ में आया होगा। इन क्वेश्चन को अगर आपने ध्यानपूर्वक समझ के किया होगा तो मुझे पूरा यकीन है कि आपके 25 से ज्यादा क्वेश्चन तो इनमें से सही हो गए होंगे। ऐसे क्वेश्चन के हम रेगुलर और भी आगे प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।